Hello everyone, welcome to EduStar. Today we are going to cover a topic from class 10th history which is really very important as well, and that is nationalism in India. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यूरोप में नेशनलिज्म का उत्पन्न कैसे हुआ एंड ऑल. इस चैप्टर में हमें इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया और कैसे स्प्रेड आउट हुआ ये पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी आज़ादी की हमारी. कहानी शुरू होती है आपकी उस ज़माने से जब इंडिया कोलोनाइजर्स के अंडर था. तो बात यह आती है कि इंडिया में नेशनलिज्म आखिर शुरू कहाँ से हुआ. शुरू तब हुआ जब एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स बने. तो भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट तो कब से हमारे देश में राज कर रही थी, फिर ऐसा क्या कर दिया कि एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स बनना शुरू हो गए. मैं बताती हूँ. वर्ल्ड वॉर नंबर 1 चल रही थी. हमारा इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन कर रहा था. और ब्रिटेन इसीलिए हमारी इंडिया की आर्मी पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ लगा रहा था ताकि हमारे देश में ज़्यादा टैक्स आए और ब्रिटेन उसको यूज़ करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत जाए. और तो और उसने इनकम टैक्स भी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया था. इससे भी ब्रिटेन का पेट नहीं भर रहा था, तो ब्रिटेन हमारे इंडियंस को फोर्स रिक्रूट कर रहा था आर्मी में. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम्स बस यहीं तक थी, लेकिन ऐसा नहीं है. इंडियंस की प्रॉब्लम उस ज़माने में ख़त्म ही नहीं हो रही थी. इन प्रॉब्लम्स के अलावा इंडिया में इन्फ्लुएंजा नाम का एक एपिडेमिक फैला हुआ था जिसने 120 से लेके 130 लाख लोगों की जान ले ली थी. इसके साथ साथ क्रॉप फेलियर हो गया था ऑल्टरनेट ईयर्स पे, और इसके साथ साथ लोगों के दिलों में दहशत फैल चुकी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो हंगरी रह जाएंगे क्रॉप शॉर्टेज की वजह से. अब ऐसी कंडीशन में इंडिया को चाहिए था एक मसीहा, और वो मसीहा अभी आने वाला था. मसीहा बोलो, मजीशियन बोलो, इंडिया की किस्मत तो भैया बदलने वाली थी. और उस मसीहे का नाम है गांधी जी. गांधी जी फाइनली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जहाँ पे वो अपार्थी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे. लेकिन क्योंकि उनके देश को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो 1915 में जनवरी में गांधी जी ने इंडिया का तुरंत भ्रमण करना शुरू कर दिया. और गांधी जी अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ में एक वेपन लेकर आए थे. वेपन का नाम है सत्याग्रह. इस सत्याग्रह वेपन को गांधी जी ने केक बनाने के लिए यूज़ किया. ये खाने वाला केक नहीं है. केक स्टैंड्स फॉर CAKEO है. C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा, अनि का मतलब कुछ भी नहीं. सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक फ्रॉम विच यू कैन लर्न दीज 3 सत्याग्रहs. चंपारण सत्याग्रह 1917 में इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए लॉन्च हुआ. अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ. और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में फार्मर्स के लिए हुआ. राइट, जो थोड़ा सा रेवेन्यू से निजात चाहती थी. और कहने की बात यह है कि ये तीनों सत्याग्रह इतने सक्सेसफुल हुए कि ब्रिटिशर्स को गांधी जी से डर लगने लग गया. इसीलिए उसी डर के कारण ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दिया रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में. ये रॉलेट एक्ट काफ़ी अनजस्ट एक्ट था. इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन के बाद भी पास कर दिया गया था. इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी इनॉर्मस पावर दे दी थी किसी भी पॉलिटिकल पीसफुल सत्याग्रही को जेल में डालने का. इनफैक्ट प्रॉपर 2 साल के ट्रायल के बगैर अब इंडियंस को पनिशमेंट दी जा सकती थी. ये बहुत अनफेयर था, और इसी अनफेयर प्रैक्टिस पे गांधी जी ने रिएक्ट किया डट के. गांधी जी ने देश को बोला, आओ इस पे प्रोटेस्ट करेंगे और नेशन वाइड हड़ताल करेंगे. और 6 अप्रैल 1919 को होने वाली ये हड़ताल काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई. सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया और पूरा देश आप कह सकते हो एक तरीके से बंद था. अब ब्रिटिशर्स ऑर्डर गए थे, लेकिन इस बार डरने के साथ साथ ब्रिटिशर्स में गुस्सा बहुत बढ़ गया था. ऐसा ही एक ब्रिटिशर था जनरल डायर, जिसने पहले गांधी जी की एंट्री बंद करवाई नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उसे पता था कि गांधी जी आ जाएंगे तो लोगों का जोश और बढ़ जाएगा. और फिर उसने पीसफुल सत्याग्रही और ऐसे अमृतसर के लोग जो जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, उन्हें 13 अप्रैल 1919 में मार डाला. जलियांवाला बाग में एंट्री लेके पीसफुल सत्याग्रही पर उसने ओपन फायर करवाया, और इसमें कम से कम 300 से 400 इंडियंस मारे गए. इसके बाद क्या हुआ वो आप समझ ही सकते हो. पूरे देश में जैसे आग लग गई हो, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली. सब लोग पुलिस से लड़ाई कर रहे थे, और पुलिस भी कम नहीं थी. पुलिस को मौका मिल गया था इंडियंस को ह्यूमिलिएट करने का. इंडियंस से सड़कों पर नाक रगड़वाई जा रही थी. इंडियंस से सल्यूट करवाया जा रहा था. इंडियंस को सड़कों पे क्रॉल करने को भी बोला जा रहा था.
ऑल बिकॉज जनरल डायर की तरह और भी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया और इंडियंस के दिलों में मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए। गांधी जी को इन सब से बहुत दुख पहुंचा। उनका एक आइडिया दिमाग में आया और उन्होंने सोचा कि अब कुछ बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाना बहुत ज़रूरी था। उस ज़माने में इंडिया के मुस्लिम्स बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाए बैठी थी। ये खिलाफत कमेटी खलीफा के लिए बनी थी जो ऑटोमन एम्पायर में थे। ये खलीफा मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर कहलाते थे। तो खलीफा के लिए बनी ये खिलाफत कमेटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जोड़ने का आइडिया जब गांधी जी के दिमाग में आया तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की भाई। कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वराज इशू और खिलाफत कमेटी के खलीफा इशू को साथ में जोड़ दिया और इसी मिशन से बना एक बड़ा सा प्लान जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गांधी जी से कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दो। और ये मूवमेंट ना स्टार्ट हुआ जब इंडिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए थे। लेकिन पता है क्या, इस मूवमेंट में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी। कांग्रेस अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई थी। गांधी जी ने कई महीने लगाए कांग्रेस को कन्विंस करने में। फाइनली जब कांग्रेस कन्विंस हो गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, वहाँ पे एनसीएम को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन फाइनल लॉन्च एनसीएम का जनवरी 1921 में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद जरूर कर लेना। तो अभी एनसीएम गांधी जी ने तो बोल दिया, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, गांधी जी ने एनसीएम का नाम तो ले लिया, लेकिन पूरे देश में ने एनसीएम को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। यही पार्ट हमारी एनसीईआरटी में दिया है, डिफरेंट पीपल रिएक्टेड इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, सिटीज का अलग, कंट्रीज का अलग और प्लांटेशन का अलग, कंट्री साइड सॉरी। सबसे पहले सिटीज का शुरू करते हैं। सिटीज में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों ने किया, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर। उन्होंने गांधी जी के कहने पर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, फॉरेन कपड़ों को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, राइट। पिकेटिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन जस्टिस पार्टी को छोड़ के बाकी इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टीज में काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया। लेकिन यहाँ ये मूवमेंट ना ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस और ऑल्टरनेटिव सस्ते कपड़े की कमी थी। खादी तो बहुत महंगा था, तो लोगों को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा फॉरेन क्लोथ्स की तरफ, और लोगों को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोर्ट्स की तरफ, राइट। तो सिटीज का मूवमेंट तो इस तरीके से हो गया फेल। चलो अब कंट्री साइड का मूवमेंट समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस। इस मूवमेंट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, विलेजेस में और ट्राइबल रीजन में भी पढ़ते हैं, जिसमें केस स्टडी दी है आपको गूडम हिल्स की। तो पहले विलेजेस की बात करते हैं। विलेजेस के मूवमेंट में आपको बाबा रामचंद्र का नाम जरूर याद रखना है। ये वो बाबा थे जो इंडेंचर्ड लेबर की तरफ फीजी भेजे गए थे इंडिया की तरफ से, और वापस आने पे ये अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर औध किसान सभा की स्थापना की। औध किसान सभा के अंदर देश के छोटे पेजेंट्स जैसे तलुकदार और जमींदार से प्रॉब्लम थी, उनके बेगर सिस्टम से प्रॉब्लम थी, फ्री लेबर से प्रॉब्लम थी, और भी काफ़ी एट्रोसिटीज से प्रॉब्लम थी। उनको केटर किया गया। ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई आसपास के गांव में। लेकिन मूवमेंट इससे पहले कि मोमेंटम और गेन करता, मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट हो गया। पेजेंट्स भूल गए कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हुए आए हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए आए हैं। पेजेंट्स ने बड़े जमींदारों के ग्रेन्स को होर्ड करना शुरू कर दिया, लूट करना शुरू कर दिया, और बाजारों में आग लगानी शुरू हो गई, राइट। तो ये मूवमेंट तो इस तरीके से हो गया वायलेंट, तो बेसिकली ऑलमोस्ट फेल्ड। अब बात करते हैं गूडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की। इस स्लाइड पे आसाम लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एनसीएम है उसका एडॉप्शन काफी मिलिटेंट वे में हुआ था, जिसका नाम है गुरिल्ला मिलिटेंट मूवमेंट। लोग चुप चुप के वार करते थे, इसीलिए इसको गुरिल्ला मिलिटेंट मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ के लीडर का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये बड़ा अटपटा सा आदमी था जो लोगों को कन्विंस करा था कि गांधी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं एनसीएम को चला के, लेकिन
इसने लोगों को ये भी कन्विंस किया कि यार कहीं कहीं ना वायलेंस यूज़ करना भी ज़रूरी है। इसने लोगों को अल्कोहल पीने से मना किया और एनसीएम में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये बोल रहा था कि जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए हैं अनजस्ट तरीके से, जो हम क्लास 9 में पढ़ के आए थे, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो गूडम हिल्स में एनसीएम को अडॉप्ट किया गया फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट, लेकिन ये मूवमेंट भी काफ़ी वायलेंट हो गया। फिर फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ के एग्जाइल हुई और एग्जीक्यूशन हुआ 1924 में। सो हियर ऑल्सो वी कैन सी द मूवमेंट ऑलमोस्ट फेल्ड। अब हम तीसरी कड़ी की तरफ चलते हैं, जो कि है प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में। कौन से प्लांटेशन वर्कर्स की बात हो रही है? टी प्लांटेशन के वर्कर्स की बात हो रही है, आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की बात हो रही है मोस्टली। तो इंडिया में एक इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट चलता था जो 1859 से चलता आ रहा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एक प्लांटेशन वर्कर हैं तो आप ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना प्लांटेशन एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते। तो जब एनसीएम की भाषा प्लांटेशन वर्कर्स के कानों में पड़ी तो उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया कि अब हम प्लांटेशन को कभी भी छोड़कर घर जाएंगे। लेकिन आउटकम क्या निकला कि वर्कर्स इससे पहले अपने घर पहुंचते ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से उनको पकड़ लिया गया और उनकी खूब पिटाई लगाई गई और उनको घसीटते हुए फिर से वापस ले आया गया प्लांटेशन की ओर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनसीएम ने मोमेंटम गेन करने से पहले ही वायलेंस गेन कर लिया था। बट कुछ भी कहो, गांधी जी की एक आवाज़ पे पूरा देश एक जरूर हो गया था और स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हुए अब इंडिया को पता था कि आज़ादी दूर नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी सीडीएम मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आज के सेशन को हम एंड करें, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, है ना। सो विद दिस हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। When did महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी कब लौट कर आए थे? जहाँ पे वो अपार्टीज मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो वो वापस इंडिया कब आए थे? 1900 में आए थे, 1920 में, 1915 में या फिर 1910 में? What do you think? So right answer will be 1915 में, जनवरी में 1915 में वो साउथ अफ्रीका से लौट करके इंडिया आ गए थे। What does सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन वाइल फाइटिंग। हम फिजिकल फोर्स का यूज करें, लड़ाई वड़ाई करें, या फिर नो पेन नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। हम बुराई के खिलाफ जो है बिना किसी दर्द के, बिना किसी वायलेंस को यूज किए जो है आज़ादी पाने की कोशिश करें। या फिर पैसिव रेजिस्टेंस एंड इज अ वेपन ऑफ द वीक, एक वीकनेस होने का वेपन है। या फिर अ रेसिस्ट मेथड ऑफ मास एजिटेशन। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आंसर नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नो पेन नॉन वायलेंट, कि हम जो है अहिंसा के पाथ पे चलते हुए आज़ादी को गेन करने की कोशिश करें। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन विच प्लेसेस? गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ कहाँ लॉन्च किया था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में या फिर सभी में? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में। उन्होंने तीनों को मिलाया था और तीनों जगह ही उन्होंने सत्याग्रह निकाला था, चंपारण में भी, अहमदाबाद में भी और खेड़ा में भी। केक जो बनाया था यार, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच सत्याग्रह हैपेंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स? इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर कैलकटा सत्याग्रह? अब इसके लिए हिंट हमें पता ही है, कैलकटा नाम का कोई भी सत्याग्रह हमने पढ़ा ही नहीं है ना। 3 ही पढ़े थे, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण। तो आपको क्या लगता है इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह जो है इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया था। When and why was अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड? अब ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये कब लॉन्च हुआ था और क्यों लॉन्च हुआ था?
1918 में हुआ था ताकि उनकी वेजेस जो है उनको वो इंक्रीज कर सके। 1915 में हुआ था ताकि जो ऑपरेसिव रिजाइम है उसको उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ। या फिर 1917 में हुआ था ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उससे निजात चाह पाए वो, या फिर कोई भी नहीं। सो राइट आंसर विल बी 1918, क्योंकि वो अपने वेजेस जो है उनको इंक्रीज करना चाहते थे। अब अगर आपको यहाँ पे साल नहीं पता है, रीजन पता है, तो भी आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, या फिर रीजन नहीं पता है, साल पता है, तो भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। When was Rowlatt Act passed? Rowlatt Act कब पास किया गया था? दिसंबर 1918 में, अगस्त 1912 में, मार्च 1919 में, या फिर जनवरी 1920 में? लेट मी गिव यू हिंट, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। सो आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डर गए थे गांधी जी से। Where did Jallianwala Bagh massacre took place? And this is really very important question. Jallianwala Bagh टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ हुआ था, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि कब हुआ था। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे हमें कहाँ हुआ था पूछा गया है, तो गुजरात में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, रांची में हुआ था, या बंगाल में हुआ था। अभी तक हमने रांची, बंगाल, गुजरात ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हमें पता है जलियांवाला बाग पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जहाँ पे लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, है ना। सो राइट आंसर विल बी अमृतसर। When did जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? देखिए मैंने आपको बोला ही था कि कब और कहाँ, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ वाला तो पूछ ही लिया, कब वाला भी आ गया। 15 अगस्त 1920 में हुआ था, 26 जनवरी 1919 में हुआ था, 20 अक्टूबर 1917 में हुआ था, या फिर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब अगर आपको डेट या फिर महीना याद नहीं भी है और सिर्फ साल भी याद है, तो भी आप 50-50 कर सकते हो ऑप्शंस को। हमें पता है जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों तो हमारे साइड में हो गए। अब हमारे पास में बचता है 26 जनवरी को 1919 को हुआ था, या फिर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए आप ना अगर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले जो गलत है उनको सेपरेट आउट कर दीजिए, देन ऑफ कोर्स जो भी आपका ऑप्शन बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, लखनऊ और अमृतसर। खिलाफत कमेटी 1919 में हुई थी, और कब कहाँ हुई थी? यहाँ पे भी अगेन दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब हुई थी और कहाँ हुई थी। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कहाँ हुई थी, और यही क्वेश्चन आ जाता कि भाई इस पर्टिकुलर देश में हुई थी इस पर्टिकुलर सिटी में हुई थी खिलाफत कमेटी, लेकिन कौन से ईयर में हुई थी, तो आपको 1919 लिखना है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कौन सी सिटी में हुई थी, तो हम क्या बोलेंगे, बॉम्बे में हुई थी। भाई बॉम्बे में बैठे थे मुस्लिम्स इंडिया के उस टाइम। सो खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। In which book Gandhi ji mentioned it was Indians cooperation that the Britishers survived in India? अब ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जरूर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी बुक में गांधी जी ने लिखा था कि जो इंडियंस है वो कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स है वो अभी तक इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ में, हिंद स्वराज में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में, या फिर द वर्ड्स ऑफ गांधी में? व्हाट डू यू थिंक? सो द राइट आंसर विल बी हिंद स्वराज। उनकी बुक थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियंस जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज की किताब में गांधी जी ने क्या बात लिखी थी, तो आपको लिखना है इंडियंस कॉपरेशन, इट वाज इंडियंस कॉपरेशन दैट द ब्रिटिशर्स सर्वाइव्ड इन इंडिया। द नॉन कॉपरेशन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन किन दो मूवमेंट से मिलकर के बना? खिलाफत, स्वराज, खिलाफत एंड स्वराज, या फिर नॉन ऑफ दीज? देखिए मैंने आंसर बता दिया किन दो, तो
खिलाफत और स्वराज, इन दोनों मूवमेंट को जब गांधी जी ने जोड़ दिया था, खिलाफत इशू और स्वराज इशू दोनों को जब जोड़ा था, तब हमारा एनसीएम मिलकर के बना था. सो द राइट आंसर विल बी खिलाफत एंड स्वराज, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was non-cooperation movement finally adopted? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली कब अडॉप्ट किया गया था? देखिए, मैंने आपको बोला था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1920 में, लेकिन फाइनल अडॉप्शन इसका कब हुआ था? जनवरी 1921 में. अब यहाँ पे हमें जनवरी 1921 का ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? दिसंबर 1920 में. अगर आपके पास जनवरी 1921 का है तो आपको वो लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना. फिर What were boycotted during non-cooperation movement? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सी चीज़ों को बाइकॉट कर दिया गया था? फूड को, वाटर को, फॉरेन गुड्स को, या फिर किसी को भी नहीं. एंड ऑफ कोर्स इंसान फूड के बिना नहीं रह सकता, इंसान वाटर के बिना नहीं रह सकता. तो फॉरेन गुड्स को जो है उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था. Why did the non-cooperation movement slow down? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे क्यों खत्म होता जा रहा था? क्योंकि खादी एक्सपेंसिव था, या फिर इंस्टीट्यूशंस और लॉयर्स जो है ऑल्टरनेट उनकी कमी थी, या फिर दोनों ही रीजन हो सकते हैं, या फिर दोनों ही नहीं है? आपको क्या लगता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खादी जो था वो एक्सपेंसिव था और जो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनकी कमी थी. Why did the movement by peasants in the countryside fail? कंट्रीसाइड में यानी विलेज एरिया में जो पेजेंट्स ने जो मूवमेंट किया था वो क्यों फेल हुआ था? क्योंकि तलुकदार्स, छोटे पेजेंट्स जो होते हैं, उनके हाउसेस को अटैक कर लिया गया था, बाजार को लूट लिया गया था. दोनों ही कारण है या फिर दोनों ही कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोनों कारण. ठीक है. Who set up the औध किसान सभा? अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. औध किसान सभा किसने बनाई थी? अल्लूरी सीताराम राजू ने? भाई ये तो है ही नहीं, उन्होंने तो गूडम हिल्स में थे. ये तो जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली ने. महात्मा गांधी ने? मेरे अकॉर्डिंगली तो औध किसान सभा में महात्मा गांधी जी का कहीं पे भी नाम नहीं आया. या फिर जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र में? अब हमें ये तो याद है कि जवाहरलाल नेहरू थे औध किसान सभा में, लेकिन उनके साथ में शौकत अली थे या फिर बाबा रामचंद्र थे, ये हमें नहीं पता है. तो मैंने आपको बताया था बाबा रामचंद्र कौन से मूवमेंट में थे. ऑफ कोर्स ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, बाबा रामचंद्र जो थे वो कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व थे. अभी के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ. जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जो है वो औध किसान सभा वाले में थे. व्हाट इज बेगर? बेगर का मतलब क्या होता है? लेबर विदाउट एनी पेमेंट, ऐसा लेबर जिसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, या फिर लेबर विदाउट एनी पर्क्स, या फिर लेबर विद इंसेंटिव्स, या फिर नन ऑफ द अबव. राइट आंसर विल बी लेबर विदाउट एनी पेमेंट. व्हाट डज स्वराज मीन फॉर प्लांटेशन वर्कर्स? प्लांटेशन वर्कर्स के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब क्या था? राइट टू लिव, रिटेनिंग लिंक्स विद द विलेज दे केम फ्रॉम, राइट टू मूव फ्रीली, या फिर बी और सी दोनों. करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी बोथ. अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बाबा रामचंद्र वाला तो हमें बताइए औध किसान सभा में था, क्वेश्चन ही आ गया था, मैं क्या बताती. सो होमवर्क आपको ये है कि विच एक्ट मेड अ रूल दैट प्लांटेशन वर्कर्स कांट लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. कौन से एक्ट में ये बताया गया था कि ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो अपने टी गार्डन्स को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते थे. एंड ये चीज़ मैं आपको सेशन में बता चुकी हूँ, तो इसीलिए आपको कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बता देना है. सो यही तक था आज के लिए. इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज जस्ट फॉर यू. सो थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.